नमस्कार दोस्तों हिंदी पेडागोजी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं दो विधियों के बारे में। एक है आपके सामने इकाई विधि और दूसरी है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि। अनुकरण विधि की बात कल हमने कर ली थी, अनुकरण विधि कल आपने समझ ली थी। आज हम दोनों इन विधियों को समझेंगे, इकाई विधि और प्रत्यक्ष विधि को। तो चलिए इकाई विधि से शुरुआत करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको सरल भाषा में एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, आप केवल सुनते रहेंगे, फिर बाद में आप लिखा हुआ स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए इकाई विधि का मतलब क्या है। सबसे पहले तो मैं इसके जनक के बारे में बता दूं तो इकाई विधि का जनक माना जाता है मोरिसन को। और इकाई शब्द का मतलब छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे भाग। यानी इस विधि में क्या किया जाता है कि जो पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में, छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर लिया जाता है और फिर अलग अलग इकाइयों में उस पाठ्यक्रम को बांटकर छात्रों को अध्यापन करवाया जाता है। जैसे अगर आपने डेली लेसन प्लान जो देखा है, दैनिक पाठ योजना, वो दैनिक पाठ योजना वो इकाई विधि का ही दूसरा नाम है। यानी इकाई विधि को हम पाठ योजना भी कह सकते हैं। आपने देखा था कि जब पाठ योजना हम बनाते थे तो उस पाठ योजना में जो एक टॉपिक हुआ करता उस एक टॉपिक को हम कई इकाइयों में बांट देते थे। जैसे प्रस्तावना है या फिर पूर्व ज्ञान है, व्याख्या है, मूल्यांकन है, जो उसमें लास्ट में प्रश्न दिए जाते थे। प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, लघुत्तरात्मक हो सकते हैं, निबंधात्मक हो सकते हैं। तो इस प्रकार एक पाठ्यक्रम को एक से अधिक इकाइयों में बांटकर अध्यापन करवाने की जो विधि है वो विधि कहलाती है दोस्तों इकाई विधि। तो ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखें, एक प्रश्न यहाँ से इकाई विधि से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया, आने की भी संभावना बनती है आगे भी, कि जो इकाई विधि है वो ध्यान रखेंगे आप गेस्टोल्टवाद से प्रभावित है। क्योंकि इकाई विधि में हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका पूर्ण पाठ्यक्रम है, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उस संपूर्ण पाठ्यक्रम को आप एक से अधिक अंशों में विभाजित कर रहे हैं। और गेस्टोल्टवाद का भी मुख्य सूत्र क्या है, पूर्ण से अंश की ओर। यानी गेस्टोल्टवाद भी पूर्ण से अंश की ओर सूत्र पर आधारित है और इकाई विधि भी पूर्ण से अंश की ओर ही चलती है। यानी पूर्ण पाठ्यक्रम को आप एक से अधिक अंशों में विभाजित करते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप कि जो इकाई विधि है वो इकाई विधि दोस्तों गेस्टोल्टवाद से प्रभावित मानी जाती है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में बता दिया। अब मैं इसकी एक एक डिटेल बता देता हूँ, देखिए आपको पढ़ते रहेंगे। अब आप सबसे पहले हम बात करें कि H.C. मॉरिसन, हेनरी सी मॉरिसन ने 1956 ईस्वी में सर्वप्रथम पाठ योजना तैयार करने के लिए इकाई विधि थी। सबसे पहले इकाई विधि का जो प्रयोग किया गया था मॉरिसन के द्वारा, वो डेली लेसन प्लान जो हमारे होते हैं, जो पाठ योजनाएं होती हैं, उस पाठ योजना को तैयार करने के लिए पाठ योजना का जो आपका टॉपिक हुआ करता, उस टॉपिक को एक से अधिक इकाइयों में बांटने की विधि दी थी मॉरिसन के द्वारा। तो उस समय ये जो विधि हुआ करती है केवल पाठ योजना तैयार करने के लिए हुआ करती। बाद में इसे शिक्षण विधि के रूप में स्थापित कर दिया गया। बाद में इस विधि को शिक्षण विधि के रूप में स्थापित किया गया, इसलिए इसका जनक भी मॉरिसन को ही माना जाता है। क्योंकि जो विधि दी गई है वो मॉरिसन के द्वारा दी गई है, इसलिए हम कहते हैं कि इकाई विधि के जनक, इकाई विधि के प्रतिपादक भी मॉरिसन है। अगली बात देखिए, एनसीईआरटी ने इकाई विधि के बारे में क्या कहा। एनसीईआरटी के अनुसार वह निर्देशात्मक युक्ति जो छात्रों को संगठित ज्ञान प्रदान करती है वो इकाई कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आपके सामने आ गया, संगठित ज्ञान। अब इस संगठित ज्ञान का मतलब क्या है कि जो आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को आपने एक से अधिक इकाइयों में बांटा और अलग अलग इकाइयां, अब वो जो अलग अलग इकाइयां हैं वो दोस्तों अपने आप में स्वतंत्र तो नहीं है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जैसे ही आप उन अलग अलग इकाइयों का एक संयोजन कर लेंगे तो वो एक ज्ञान बनेगा। वो किस प्रकार का ज्ञान बनेगा, वो संगठित ज्ञान, यानी सभी इकाइयों के संगठन से हमें यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एनसीईआरटी कहती है कि वह निर्देशात्मक युक्ति जो छात्रों को संगठित ज्ञान प्रदान करती है वह इकाई कहलाती है। अगली बात हम करें कि देखिए एक शिक्षा शास्त्री जिनका नाम आता है रिस्क, रिस्क के अनुसार इकाई विधि के 3 मनोवैज्ञानिक सोपान हैं। अब ये प्रश्न जरूर याद रखेंगे आप कि रिस्क ने इकाई विधि के कितने सोपान माने हैं, तो 3 सोपान माने हैं। वो 3 कौन कौन से सोपान देखिए, एक प्रस्तावना, एक विकास और एक पूर्ति। 3 सोपान यहाँ पर इन्होंने माने हैं, प्रस्तावना, विकास और पूर्ति। जबकि अगर हम बात करें हर्बर्ट स्पेंसर की, तो हर्बर्ट ने इसे 5 भागों में विभाजित किया है। ये 5 भाग दैनिक पाठ योजना के चरण माने जाते हैं। जो आपका डेली लेसन प्लान होता है, उस डेली लेसन प्लान के जो 5 भाग हैं वो पांचों हर्बर्ट ने माने थे। तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये 5 भाग कौन से हैं,
क्योंकि जब आप डेली लेसन प्लान का जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, दैनिक पाठ योजना का हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें आप ये चीज़ें देख लेंगे, तो हमें यहाँ पर हर्बर्ट की बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम केवल मोरिसन को देखें। यहाँ पर मोरिसन ने इकाई विधि को 7 भागों में विभाजित किया है। अगली बात देखिए, अब इस विधि को पाठ योजना भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस विधि को हम पाठ योजना भी कहते हैं। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ खंडों में बांटकर पाठ बना लिए जाते हैं और प्रत्येक पाठ में उससे संबंधित उपलब्धियों का समावेश कर छात्रों को उनका अध्यापन कराया जाता है, जैसे हम पाठ योजना में करते थे। जो हमारा लेसन प्लान हुआ करता, उस लेसन प्लान में जिस प्रकार हम करते थे कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसे आप एक से अधिक खंडों में बांट लेते थे और फिर आप छात्रों को अध्यापन कराते थे। प्रश्न पत्र बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक आदि प्रश्न बनाए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ यानी जो ऑप्शन वाले होते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए, या फिर सत्य असत्य वाले होते हैं, या रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले होते हैं, ये सारे वस्तुनिष्ठ कहलाते हैं दोस्तों। तो इसमें सुमेलित करने वाले या फिर वस्तु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे वस्तुनिष्ठ कहलाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अति लघुत्तरात्मक, जिनका आंसर लगभग 1 या 2 शब्दों में दिया जाता है। लघु उत्तरात्मक, जिनका आंसर लगभग 1 वाक्य में दिया जाता है। और निबंधात्मक आप जानते हैं, जो कि लगभग 100 या 500 शब्दों तक जिनका आंसर दिया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। और फिर इन प्रश्नों के बनाने से देखिए क्या होता है कि प्रश्न बनाने से, यानी ऐसा करने से छात्र संपूर्ण पाठ्यक्रम से परिचित हो जाता है। पहले आप उसे पाठ्यक्रम को एक से अधिक इकाइयों में बांटकर आप पढ़ा देंगे, और उसके बाद उसी पाठ्यक्रम में से जब आप अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाएंगे और छात्र उन प्रश्नों को सॉल्व करेगा, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम की बालक को जानकारी हो जाती है। ये दोस्तों इकाई विधि से पढ़ाने का तरीका होता है, जो आप दैनिक पाठ योजना के रूप में जानते हैं। अगली बात मैंने आपको बताई थी कि यह विधि गेस्टाल्टवाद से प्रभावित है, क्योंकि गेस्टाल्टवाद भी पूर्ण से अंश की ओर पर आधारित है और ये विधि भी पूर्ण से अंश की ओर सूत्र पर आधारित है। इसलिए हम कहते हैं कि गेस्टाल्टवाद से प्रभावित है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इकाई विधि किस से प्रभावित है। तो इकाई विधि दोस्तों गेस्टाल्टवाद से प्रभावित है। अब हम बात कर ले, देखिए इकाई विधि के गुण क्या क्या हैं। इस विधि से यदि आप अध्यापन करवाते हैं तो क्या क्या गुण होंगे। देखिए, पहला गुण कि यह विधि सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। आप किसी भी कक्षा में इस विधि के द्वारा अध्यापन करवा सकते हैं। जैसे कल आप अनुकरण विधि पढ़ रहे थे, तो अनुकरण विधि सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती, वो केवल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर ही उपयोगी होती है, जबकि इकाई विधि सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। दूसरा गुण, इसमें छात्र योजना विधि व समस्या समाधान विधि की तरह क्रियाशील रहते हैं, यानी यहाँ पर छात्र एक्टिव रहता है। जैसे समस्या समाधान विधि अभी आगे आएगी, आप आगे पढ़ेंगे, तो समस्या समाधान विधि की तरह या योजना विधि की तरह जो प्रोजेक्ट मेथड होता है, प्रायोजना विधि जो होती है, उनकी तरह छात्र यहाँ पर स्वयं क्रियाशील रहता है, यानी वो करके सीखता है। अगला गुण की कौशलों के विकास में प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करती हैं। जो अपने जो कौशल होते हैं LSRW, आपने कभी पढ़े होंगे, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट, LSRW, वो जो 4 कौशल हैं, उन 4 कौशलों के विकास के लिए उचित परिस्थितियां इस विधि में बालक को मिल जाती हैं। क्योंकि अलग अलग इकाइयों में आपने पाठ्यक्रम को बांटा है, जहां पर कुछ कार्य टीचर के लिए होते हैं तो कुछ कार्य विद्यार्थी के लिए होते हैं। तो वहां पर विद्यार्थी टीचर को ध्यानपूर्वक सुनता है, यानी उसके लिसन वाला जो कौशल है, श्रवण कौशल है, उसका विकास हो जाता है। पठन कौशल का भी विकास होता है। इसी प्रकार उसके जो चारों कौशल है, चारों कौशलों का अच्छे तरीके से विकास हो जाता है। तो कौशलों के विकास में प्राकृतिक परिस्थितियां इस विधि में प्रदान की जाती हैं। दूसरी बात, सहयोग, नेतृत्व तथा शिष्टाचार के गुणों का विकास करती है। ये दोस्तों हमने बात कर ली इकाई विधि के गुणों की। अब हम बात कर रहे हैं इकाई विधि के दोष क्या क्या हैं। तो देखिए, अगला पॉइंट आपका इकाई विधि के दोष क्या रहेंगे। तो पहला दोष कि पाठ्यक्रम को नियत अवधि में पूरा करना कठिन होता है, क्योंकि इस विधि में समय अधिक लगता है। आप पाठ्यक्रम को अलग अलग इकाइयों में बांटेंगे, फिर इकाइयों में बांटकर टीचिंग करवाएंगे, तो जो अपना टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में सिलेबस को पूरा करना कठिन होता है। ये इसका सबसे मुख्य दोष है। अगला दोष कि मूल्यांकन प्रणाली से इस विधि का तालमेल नहीं है। ये जो अपना जो एवल्यूशन सिस्टम है, जो मूल्यांकन जो अपनी प्रणाली है, उससे का तालमेल इस विधि से सही नहीं बैठ पाता। क्यों नहीं बैठ पाता? देखिए, हमारा जो मूल्यांकन होता है ना, वो मूल्यांकन संपूर्ण पाठ्यक्रम का होता है, जबकि इसमें आपने क्या किया कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को अलग अलग इकाइयों में बांट लिया। तो अलग अलग इकाइयों में बांटने के कारण यहाँ पर हर एक इकाई का मूल्यांकन होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं कि मूल्यांकन जो अपनी प्रणाली है, वो प्रणाली इस विधि में सही तरीके से लागू नहीं हो पाती है। अगला दोष कि इसमें अध्यापक को अधिक सजग रहना पड़ता है।
एवं इकाई योजना बनाने के लिए सफल और दक्ष अध्यापक की आवश्यकता होती है। यानी इकाई योजना बनाने के लिए टीचर को सजग भी रहना पड़ेगा और टीचर को कुशल भी होना चाहिए, जिसे इकाई विधि की जानकारी हो। कुशल अध्यापक की भी हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली इकाई विधि के दोषों की। यह आपकी इकाई विधि कंप्लीट। अब हम बात करें दूसरी विधि। तो देखिए दूसरी विधि है प्रत्यक्ष विधि। अब मैं आपको प्रत्यक्ष विधि के बारे में एक बार मौखिक रूप से बता देता हूँ, सरल सी भाषा में बता देता हूँ। देखिए प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या है। जैसे हम क्लास में टीचिंग करवाते हैं, हमें बच्चों को कुछ भी पढ़ाना है, जैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है गाय, तो हम गाय के बारे में व्याख्या करते हुए जाते हैं, हम गाय के बारे में बताते हुए जाते हैं। हम बताएंगे गाय के बारे में, बेटा 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, दुधारू पशु है, दूध देता है, दूध देने वाला पशु है। इस प्रकार से भारत में हिंदू धर्म का एक धार्मिक पशु भी माना जाता है। इस प्रकार हम बताते हुए चलते हैं। अब वो आप बच्चों को बताते हुए चलेंगे तो जरूरी नहीं है कि बच्चे उसको सही तरीके से आपके साथ साथ याद कर रहे हैं। इसमें प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि प्रत्यक्ष विधि में अगर आप बच्चों को कोई भी शब्द सिखाना चाहते हैं, किसी भी शब्द के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो उस शब्द की व्याख्या करने के स्थान पर उस शब्द के प्रत्यक्ष में दर्शन करवा दिए जाते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था, एक तो आप गाय के बारे में बच्चों को बताएंगे तो आप ढेर सारी बातें गाय के बारे में बच्चों को बताएंगे, तो बातें बड़ी आसानी से बच्चों को याद नहीं रह पाएंगी। और एक आप प्रत्यक्ष रूप में अगर बच्चों को गाय दिखा देंगे तो बच्चे स्वयं देख लेंगे कि हाँ एक ऐसा पशु है जिसके 4 पैर हैं, 2 सींग है, 1 पूंछ है, वो सारी बातें स्वयं देख लेंगे। तो प्रत्यक्ष रूप में अगर वो देख लेंगे तो उनको बड़ी आसानी से वो बड़ी जल्दी याद भी हो जाएगा। बस यही कहती है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि, कि प्रत्यक्ष विधि में किसी भी शब्द की व्याख्या करने के स्थान पर उस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में यानी सामने प्रस्तुत करने की जो विधि है वो विधि कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। लेकिन एक बात बता दूं, ये विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा केवल आप संज्ञा शब्दों को ही पढ़ा सकते हैं बस। क्योंकि संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का नाम। तो किसी भी वस्तु के बारे में आपको बता रहे हैं तो उस वस्तु को तो आप सामने प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन यदि आप सर्वनाम पढ़ाना चाहते हैं, प्रोनाउन पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप एडजेक्टिव्स पढ़ाना चाहते हैं, तो वो तो इसके माध्यम से आप नहीं पढ़ा पाएंगे। सर्वनाम या विशेषण कैसे पढ़ाएंगे? जैसे सर्वनाम है मैं, अब मैं के बारे में आप किस प्रकार से बताएंगे, कौन सी वस्तु आप लाकर रखेंगे? तो यानी इसके द्वारा केवल संज्ञा शब्दों को ही पढ़ाया जा सकता है। फिर दूसरी बात, वस्तुओं को भी आप हर एक वस्तु को प्रत्यक्ष में प्रस्तुत नहीं कर सकते। जैसे आप बालक को अगर चांद पढ़ाना चाहते हैं, चंद्रमा पढ़ाना चाहते हैं, सूर्य पढ़ाना चाहते हैं, तो उसे आप प्रत्यक्ष में सामने लाकर नहीं रख सकते। वहां पर आपको उसके किसी न किसी प्रतीक का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके किसी न किसी पिक्चर का वहां पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो कुछ एक दोष भी हैं विधि के, कुछ एक गुण भी हैं। चलिए पढ़ते हैं डिटेल से। देखिए सबसे पहले तो बता दूं कि सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग 1901 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस विधि का प्रयोग किया गया था, अपनी जो शताब्दी चल रही है इस शताब्दी के प्रथम दशक में ही किया गया था। मद्रास में इसका प्रयोग किया गया था और एक विद्वान का नाम आता है श्रीमान येट्स महोदय, उनके द्वारा इस विधि का प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें देखिए भारत की, तो भारत में येट्स महोदय को इस विधि को अपनाने का श्रेय जाता है। यानी सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो फ्रांस में किया गया, और फ्रांस में प्रयोग किया गया 1901 ईस्वी में यानी 20वीं सदी में। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में इसे अपनाया गया येट्स महोदय के द्वारा, मद्रास में अपनाया गया था। तो मद्रास में येट्स महोदय को इस विधि को अपनाने का श्रेय जाता है। अगली बात, इस विधि में सिखाते समय बालक को शब्द का अनुवाद करने के स्थान पर, शब्द का अनुवाद, शब्द की व्याख्या करने के स्थान पर संबंधित वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में सामने रखा जाता है, जिससे बालक कम समय में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। बालक के सामने वस्तु रख दी जाती है तो बालक उस वस्तु को प्रत्यक्ष में देखकर बहुत कम समय में पूरे ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। यह है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि। अगली बात की, इस विधि से संज्ञा शब्दों का ज्ञान आसानी से कराया जा सकता है। जो नाउन्स होते हैं केवल नाउन का ज्ञान आप आसानी से करवा सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने की आवश्यकता तो है नहीं, आप समझ गए होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रत्यक्ष विधि के गुण क्या हैं, प्रत्यक्ष विधि के दोष क्या है। देखिए प्रत्यक्ष विधि के गुण है कि कम समय में शब्दों का ज्ञान हो जाता है। टीचर व्याख्या करने के स्थान पर जब वस्तु को दिखा देते हैं तो बालक कम समय में उस शब्द से परिचित हो जाते हैं, तो कम समय में शब्द का ज्ञान हो जाता है। और संज्ञा शब्दों के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों तो दोस्तों इसके गुण हो गए। अगर हम बात करें देखिए दोष की, तो इसका सबसे पहला दोष कि सर्वनाम व विशेषण शब्दों का ज्ञान करवाना संभव नहीं है। इस विधि के द्वारा बालक को सर्वनाम और विशेषण शब्द यदि पढ़ाना चाहें तो इम्पॉसिबल है। सर्वनाम और विशेषण का ज्ञान आप इस विधि के द्वारा नहीं करवा सकते। अगली बात, इसमें लेखन के सभी कौशल पैदा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बालक प्रत्यक्ष रूप में देख रहा है वस्तु को, उसके बारे में जो भी फैक्ट है वो अपने दिमाग में
वो स्टोर करता हुआ जा रहा है। लेखन के कौशल पैदा नहीं हो पा रहे, बालक लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं कर पा रहा, तो लेखन के सभी कौशल पैदा नहीं हो पाते हैं। अगली बात यह कमजोर बालकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बालक लिख नहीं रहा, अपने दिमाग में स्टोर कर रहा है। जो कुशाग्र बुद्धि के बालक है, जो इंटेलिजेंट बालक है, वो तो उसे मस्तिष्क में एक बार बिठा लेंगे, वो बाद में लंबे समय तक उनको याद रहेगा, लेकिन कमजोर बालक उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, यानी उनके लिए अधिक उपयोगी नहीं है। और इस विधि में मातृभाषा के प्रयोग को निषिद्ध माना जाता है। इसका सबसे बड़ा दोष कि इस विधि में जो हमारी मातृभाषा होती है, उस मातृभाषा के प्रयोग को प्रतिबंध है, मातृभाषा के प्रयोग को निषिद्ध माना जाता है। ये दोस्तों प्रत्यक्ष विधि के दोष। इस प्रश्न को आप विशेष रूप से याद रखेंगे, चौथे प्रश्न को, कि कौन सी विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, तो प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा के प्रयोग को निषिद्ध माना जाता है। ये दोस्तों हमने बात कर ली दो विधियों की, जिसमें से एक आपकी इकाई विधि, दूसरी आपकी प्रत्यक्ष विधि, और काफ़ी सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको सही तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे एक अगली विधि के साथ। धन्यवाद।